वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में जो मैपिंग सीरीज चल रही थी उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितने देश हैं और इसकी कौन कौन सी नदियाँ हैं, झीलें, पहाड़, पर्वत, घास के मैदान, सब कुछ एक साथ कवर करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास देख सकते हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। अगर आप इसके साथ साथ इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोर्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है, आरओ का भी एग्ज़ाम भी, तो ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जिससे आप सिलेक्शन ले सकें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट प्रिपेयर कीजिए और उसके साथ ही टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करते रहिए। आप इसके लिए पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अलग से मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। मात्र 799 रुपये में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अभी ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अफ्रीका का क्षेत्रफल कितना है। तो ये 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 6% है और इसके भूमि क्षेत्र का 20% है। क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और अधिकांश महाद्वीप इसके जो देश है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। देश की बात करें तो कुल 54 देश हैं यहाँ पर। सबसे बड़े देशों में अल्जीरिया है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, सूडान है, लीबिया है और चैड है। सबसे छोटे देशों में बात की जाए तो सेशल्स आ जाएगा, साओ टोम और प्रिंसिपे आ जाएगा, मॉरिशस, कोमोरस और केप वर्डे। मुख्य भूमि में अफ्रीका में जो सबसे छोटे देश हैं उसमें गाम्बिया है, इस्वातिनी है जो कि स्वाजीलैंड भी बोलते हैं, जिबूती है, रवांडा है और बुरुंडी है। ये सारे छोटे देश हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 1.3 अरब 1.3 अरब जनसंख्या निवास करती है और ये जो नाइजीरिया है इसका वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े देशों में सबसे पहले नाइजीरिया है, दूसरे नंबर पर इथियोपिया है, मिस्र है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है और तंजानिया है। अफ्रीका की औसत जनसंख्या 19.7 वर्ष की जो युवा आबादी जनसंख्या है, जो कि महाद्वीपों में सबसे युवा महाद्वीप के रूप में ये जाना जाता है। किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसका विस्तार देखते हैं, तो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जान करके हम उसकी स्थिति समझ पाते हैं। तो मुख्य भूमि का जो देशांतरी विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो 51 डिग्री पूर्व से 17 डिग्री पश्चिम तक फैला हुआ है, लगभग 7400 किलोमीटर। सोमालिया में रास हापुन से लेकर के सेनेगल में केप वर्डे तक ये फैला हुआ है। तो याद रखिएगा 51 डिग्री पूर्व से 17 डिग्री पश्चिम तक फैला हुआ है। और अगर बात की जाए इसके अक्षांशीय विस्तार की तो 37 डिग्री उत्तर से 34 डिग्री दक्षिण तक ये फैला हुआ है। लगभग 8000 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ट्यूनीशिया में रास बेन सक्का से दक्षिण अफ्रीका में केप अग्लूहास तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। समुद्र तट की बात की जाए तो अफ्रीका के समुद्र तट की लंबाई है 30,500 किलोमीटर। इसके बाद अफ्रीका की जो तट रेखा है वो यूरोप की तुलना से की जाए तो यूरोप से अगर इसकी तुलना करेंगे तो 38,000 किलोमीटर है। उसकी तुलना में छोटी है क्योंकि यूरोप में कुछ प्रवेश द्वार और कुछ बड़ी खाड़ियाँ मौजूद हैं। दिखने में ज़रूर ये महाद्वीप बड़ा है और आपको अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आया सीमा तट रेखा तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो याद रखिएगा अफ्रीका की जो तट रेखा है वो यूरोप की तुलना में छोटी हो जाएगी। बड़े शहरों में बात करें तो इसके प्रमुख शहर हैं लागोस जो कि नाइजीरिया में, किंशासा कांगो, काहिरा गीज़ा और अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र में है, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन ये दक्षिण अफ्रीका में है, नैरोबी है केन्या में और कैसाब्लांका और रबात है मोरक्को में, अल्जियर्स है अल्जीरिया में, अदिस अबाबा इथियोपिया का है, कानो नाइजीरिया में, बमाको माली, मोगिदिसु सोमालिया में, मोम्बासा केन्या का है, हरारे जिम्बाब्वे, त्रिपोली है लीबिया में, किगाली है रवांडा में, ट्यूनिस है ट्यूनीशिया में और बेंगाजी है लीबिया में। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर लागोस और काहिरा है।
जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लागोस, किंशासा और काहिरा हो जाएगा। और अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, याद रखिएगा। प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह की बात की जाए तो मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन ये फ्रांस का विदेशी क्षेत्र है। और केप वर्दे द्वीप समूह, कैनरी द्वीप समूह ये स्पेन के अंदर आते हैं। साओ टोम और प्रिंसिपे और मदीरा द्वीप समूह पुर्तगालियों के अंदर। प्रमुख झीलों की बात की जाए तो अफ्रीका में सतह क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी झीलें जैसे कि विक्टोरिया झील हो गई, टंगानिका झील हो गई, मलावी झील है। सभी मीठे पानी की ये झीलें हैं, विक्टोरिया हो, टंगानिका हो, मलावी हो। और अभी इन झीलों से जो नदियों का उद्गम होता है उसको भी हम लोग मैप में देखेंगे। तो अफ्रीका में जल के आयतन के हिसाब से जो सबसे बड़ी झील है वो टंगानिका झील है, फिर मलावी झील है और थर्ड नंबर पर आती है विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे गहरी झील होगी तब टंगानिका झील हो जाएगी और ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, ये भी याद रखिएगा। और रूस में बैकाल झील क्या हो जाएगी, सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट है मलावी झील, याद रखिएगा। सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो है और माउंट केन्या है। इनकी हाइट कितनी है तो माउंट किलिमंजारो की है 5895 मीटर, माउंट केन्या 5199 मीटर ये ऊंचाई रखता है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 6853 किलोमीटर है। कागेरा नदी से नील डेल्टा तक का मुख्य जल प्रवाह होता है और कांगो नदी भी यहाँ की लंबी नदियों में से 4700 किलोमीटर। नेक्स्ट है नाइजर नदी जो कि 4200 मीटर है और जाम्बेजी नदी। तो इन सबको हमने पढ़ा। और अगर जल्दी से मैप में हम कुछ इसके कंट्रीज़ देखना चाहेंगे तो जैसे कि मोरक्को देखा हमने, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इन सभी की कैपिटल भी आपको याद होना चाहिए। मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड हो गया, सूडान है, ठीक है, इथियोपिया है, इथियोपिया के बाद इधर साउथ सूडान हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है, कैमरून है, नाइजीरिया है। और ये सारे जो इधर वाले जो हैं ये छोटे छोटे, इनको भी पता होना चाहिए। मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। इसमें आप देखेंगे जैसे कि ये रहा नाइजीरिया, लागोस हो गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर देखिए, सेनेन है, टोगो है, घाना है, बुर्किना फासो है, आइवरी कोस्ट है, गिनी है। ये सारी आपको, ये माली रहा, ठीक है, सेनेगल है। ये सब कंट्रीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। गैबन, कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के सूडान वगैरह हम लोग देख चुके थे। DRC हो गया, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, सोमालिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए रेड सी है, तो रेड सी के पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हो जाएंगी, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इरिट्रिया हो गया, याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए गल्फ ऑफ अदन, यहाँ पे यमन इससे बाउंड्री शेयर करता है, सऊदी अरेबिया का उधर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जिबूती ये दिख रहा है, सोमालीलैंड है, सोमालिया है, और ये रहा इथियोपिया। ये इधर वाला जो पार्ट है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। ये देखिए केन्या है, तंजानिया है नीचे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे कि जाम्बिया से कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री इसमें से शेयर नहीं करती। अब मान लीजिए इसमें आपको साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, तंजानिया, जिम्बाब्वे दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। देखिए साउथ अफ्रीका भी नहीं कर रहा है, बोत्सवाना भी इससे बाउंड्री शेयर नहीं करता। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केन्या से हो गया, ये रहा मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स आइलैंड, ठीक है, मॉरिशस, ये सारे आइलैंड्स हैं जो कि आपने अभी देखे। अब हम सबसे पहले इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि नील नदी। तो नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। रूसी नदियां हैं, लीना नदी ये 4924 किलोमीटर और ओब नदी है 3700 किलोमीटर, और जो येनिसी है वो 487 किलोमीटर है। ये दक्षिण से उत्तर की बहने वाली और नदियां हैं, ठीक है। लेकिन जो नील नदी है सबसे लंबी नदी है, या उन नदियों से प्रारंभ होती है जो विक्टोरिया झील में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी के बारे इस मैप में समझिए। देखिए यहाँ पर है लेक विक्टोरिया और यहाँ पर है लेक ताना। तो सबसे पहले समझिए लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल, ठीक है। आगे खार्तूम में जाके यहाँ पर लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल। तो वाइट नाइल और ब्लू नाइल एक जगह मिल जाती हैं और फिर ये आगे नील नदी के नाम से मिस्र में अपना डेल्टा बनाती है। फिर से याद कर लीजिए, विक्टोरिया लेक यहाँ से वाइट नाइल निकलती है और लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल। फिर ये आगे आपस में मिलती हैं और नील नदी कहलाती हैं, नाइल रिवर कहलाती हैं, मिस्र में अपना डेल्टा बनाती हैं। तो नील नदी के बारे में जान लीजिए। विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर तक यह 6600 किलोमीटर से अधिक लंबी है और विश्व की और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अन्य प्रमुख नदियों की तुलना में हालांकि नील नदी में बहुत कम जल होता है। इसके जल निकासी बेसिन में 11 देश शामिल हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नील नदी के तट पर कौन कौन से देश हैं। तो तंजानिया है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है,
केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान गणराज्य और मिस्र। ये 11 के 11 आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखिए द वाइट नील है और द ब्लू नील है और अटबारा है। तो ये सारी रिवर्स आपको याद रखनी है। वाइट नाइल की बात करें तो नील नदी की मुख्य जलधारा और प्राथमिक धारा मानी जाती है। द वाइट नाइल नदी का जो स्रोत है कभी कभी विक्टोरिया झील को भी माना जाता है। कागेरा नदी जो विक्टोरिया झील में बहती है ये वाइट नाइल की एक महत्वपूर्ण पोषक नदी है, इसलिए कई बार नील नदी की लंबाई कागेरा नदी के उद्गम स्थल से मानी जाती है। कागेरा नदी तंगानिका झील के उत्तरी सिरे के पास बुरुंडी में निकलती है। खार्तूम जगह है सूडान की राजधानी। यहाँ पर जो वाइट नाइल और ब्लू नाइल है ये आपस में जुड़ जाती है, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। और माउंटेन नील दक्षिण सूडान में नोर झील, माउंटेन नील बहर अल जबल के नाम से है। यहाँ पर बहार अल गज़ल नदियों का संगम होता है और माउंटेन नील और वाइट नाइल के बीच संक्रमण क्षेत्र को ये जो इनका संक्रमण क्षेत्र है यहाँ पर इनको चिन्हित करती है। तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल कहाँ पर मिलेंगी? खार्तूम वाली जगह पर मिलती हैं और आगे यही नील नदी का मुख्य स्रोत है। इस वाले मैप में आपको सारी वो कंट्रीज दिख जाएंगी जिनका मैंने अभी नाम लिया। तो यहाँ पर ये रही लेक विक्टोरिया, ठीक है, और यहाँ से ये निकलती है ब्लू नाइल। अब युगांडा है, साउथ सूडान है, आप देख रहे हैं सूडान है, आगे बढ़ते जाएंगे और ये रिवर जो आगे है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए लेक ताना भी आ रही है, यहाँ से लेक ताना, माफ़ कीजिएगा, लेक ताना से ब्लू नाइल आ रही है। ये रही कहाँ पर? इथियोपिया से, ठीक है, ये निकली। यहाँ पर खार्तूम है, खार्तूम में आपस में मिल जाती है, फिर आगे नाइल रिवर के नाम से बहती है। इन सारी कंट्रीज़ को याद रखिएगा जो इनके पास स्थित है, नदियों के पास, और इनका जो प्रवाह क्षेत्र है। इस नील नदी पर ही आसवान डैम भी स्थित है, उसको भी पढ़ लीजिए। तो आसवान हाई डैम 1960 और 1970 के बीच मिस्र में नील नदी पर बना एक तटबंधी बांध है। नासिर झील आसवान बांध के निर्माण से बनी मानव निर्मित झील है। देखिए जब कहीं भी बांध का निर्माण होता है तो उसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से झील का निर्माण होता है। उसी को आर्टिफिशियल लेक या मानव निर्मित झील बोलते हैं। तो आसवान बांध के बनने की वजह से यहाँ पर जो सबसे बड़ी झील का निर्माण हुआ है उसका नाम है नासिर झील। आसवान बांध को बाढ़ के बेहतर नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। सिंचाई और पनबिजली के लिए यह अधिक पानी उपलब्ध कराता है। बात करते हैं ब्लू नील की, तो ब्लू नील नील नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हालांकि यह वाइट नाइल से छोटी है, परंतु मिस्र तक पहुंचने वाले पानी का लगभग जो 60% पानी है वो ब्लू नील से ही निकलता है। द वाइट नील नासिर झील में प्रवेश करने वाली कुल मात्रा का केवल 15% आपूर्ति करती है और ब्लू नील इथियोपियन हाईलैंड में ताना झील से निकलती है। नदी सूडान से होते हुए खार्तूम में वाइट नाइल से इसमें मिलेगी और इसी में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसेंस बांध। ये अफ्रीका का जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है वो है। मिस्र का सदियों से नील नदी के जल पर आभासी नियंत्रण रहा है। मिस्र पहुंचने वाले पानी का लगभग 86% इथियोपिया से आता है। मिस्र नील नदी का 66% और सूडान का जो 22% पानी है प्राप्त करता है और शेष क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। इथियोपिया के भारी योगदान के बावजूद नदी प्रणाली से इथियोपिया द्वारा पानी का उपयोग ना के बराबर है। नेक्स्ट है नील नदी के बाद अटबारा नदी। तो अटबारा नदी ये ब्लैक नील खार्तूम से 200 मील उत्तर में अटबारा में नील नदी में मिलती है। यहाँ से नील नदी में बहती है और इसका जो उद्गम स्थल है वो पश्चिम इथियोपिया में है जो कि ताना झील से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नील नदी के भूमध्य सागर तक पहुँचने से पहले जो अटबारा है ये नील की अंतिम सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये एक मुख्य सहायक नदी है अटबारा नदी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कांगो नदी, पहले जिसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता था। ये कांगो नदी 4700 किलोमीटर लंबी है। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरे सबसे लंबी नदी हो जाती है। यह तंगानिका झीलों और मलावी झीलों के बीच जाम्बिया की उच्च भूमि में चंबेसी नदी के रूप में निकलती है। इसके जल निकासी बेसिन में देखा जाए तो इसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि DRC है, साथ ही कांगो गणराज्य आता है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कैमरून है, जाम्बिया, अंगोला, तंजानिया इत्यादि इसमें शामिल हैं। किंशासा DRC की राजधानी है। यह कांगो नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ब्राज़ाविल ये कांगो गणराज्य की राजधानी है। ये कांगो नदी के दाहिने तट पर है। तो ब्राज़ाविल कहाँ पर है? कांगो नदी के दाहिने तट पर। और बाएं तट पर कौन है? किंशासा है जो DRC की राजधानी है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिवर हम लोग पढ़ रहे हैं ये रही कांगो रिवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्राज़ाविल है ये और ये रहा किंशासा। तो किंशासा मैंने बताया बाएं तट पर लेफ्ट हैंड पे है और राइट हैंड पे क्या है? ब्राज़ाविल है, इनको याद रखिएगा। इसके बारे में एक तथ्य आपको और पता होना चाहिए
कि ये जो कॉन्गो रिवर है ये इक्वेटोरियल लाइन है 0 डिग्री, इस पे से आप देखेंगे ये 2 बार पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइजर नदी। तो नाइजर नदी 4200 किलोमीटर, नील और कांगो के बाद अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी। पहली नील पड़ी, दूसरी कांगो पड़ी, अब तीसरी नाइजर है। इसका स्रोत दक्षिण पूर्वी गिनी में गिनी हाईलैंड्स में अवस्थित है। यह माली, नाइजर, बेनिन के साथ सीमा पर और फिर नाइजीरिया के माध्यम से बहती है। नाइजर डेल्टा के माध्यम से अंततः गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो गल्फ ऑफ गिनी में आप देखेंगे गिरती है। सबसे पहले देखेंगे इसका जो उद्गम क्षेत्र है तो वो हमने कहाँ पढ़ा, गिनी हाईलैंड्स में, यहाँ से। फिर ये आपको दिखेगी आगे रिवर जा रही है, यहाँ पर अपना ये इसका मुहाना है गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक है। याद रखिएगा तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगली नदी जाम्बिजी नदी। तो जाम्बिजी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी और अफ्रीका की सबसे लंबी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह नदी अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की सीमाओं को पार करती है। कौन कौन सी रिवर किन देशों में बह रही है, किन देशों की सीमाएं पार कर रही हैं, अक्सर इनसे स्टेटमेंट बनते हैं। करीबा और काहोरा बासा बांध ये अफ्रीका की 2 सबसे बड़ी पनबिजली परियोजनाएं हैं जो कि जाम्बिजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध कई बार मैच करने को आया है तो याद रखिएगा। तो ये रही जाम्बिजी रिवर, ठीक है, ये आपको दिख जाएगी। अब बताया जा रहा है विक्टोरिया फॉल। तो जाम्बिजी की प्रसिद्ध विशेषता विक्टोरिया जलप्रपात है। इसी पर क्या है, जलप्रपात है, कौन सा, विक्टोरिया। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। 1708 मीटर की चौड़ाई के कारण इसे विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगली रिवर है ऑरेंज नदी। तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है। यह दक्षिण अफ्रीका की सीमा में अवस्थित सबसे लंबी नदी है। कौन सी, ऑरेंज रिवर, ठीक है। और ये ऑरेंज रिवर बेसिन लेसोथो से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में उत्तर में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसका उद्गम स्थल लेसोथो में ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ों से होता है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो के मध्य और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो ऑरेंज रिवर भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें आपको ये रहा, ये ऑरेंज रिवर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बारे में आपने पढ़ लिया है। एक और रिवर आपको याद रखनी है, लिम्पोपो रिवर, जो ये आपको दिख रही है मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे 2 बार पास होती है। बात करेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली की। तो ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये उत्तरी सीरिया जो कि एशिया से मध्य मोजाम्बिक जो पूर्वी अफ्रीका है यहाँ तक 6400 किलोमीटर तक फैली हुई है। रिफ्ट का सबसे उत्तरी भाग लेबनान में बेका घाटी बनाता है। यह दक्षिण में जॉर्डन नदी घाटी में स्थित है जो जॉर्डन घाटी के माध्यम से दक्षिण में इजराइल जॉर्डन सीमा पर मृत सागर तक जाती है। मृत सागर से दक्षिण की ओर रिफ्ट पर अकाबा की खाड़ी और लाल सागर अवस्थित है। इथियोपिया और इरिट्रिया का अफार त्रिभुज एक ट्रिपल जंक्शन के स्थान के रूप में जाना जाता है। अदन की खाड़ी भ्रंश की पूर्ण निरंतरता है और इस बिंदु से भ्रंश हिंद महासागर के मध्य महासागरीय देश के भाग के रूप में दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं रिफ्ट वैली को, ये रही रिफ्ट वैली, ठीक है। अफ्रीका में जो नूबियन प्लेट है और सोमाली प्लेट है, ठीक है, इन प्लेट के बीच में स्थित है ये रिफ्ट वैली और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे वॉल्केनोज भी हैं। ये प्लेट आपस में अलग हो रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ समय बाद, जैसे कि इंडिया है ना, भारत भी क्या है, अलग हुआ अफ्रीका महाद्वीप से धीरे धीरे कई वर्षों बाद, अभी नहीं, थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ये वाला भी क्षेत्र अफ्रीका से टूट करके अलग हो जाएगा। यहीं पर आपको माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो, बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर स्थित हैं। ये वाले क्षेत्र में भी देखिए आपको दिख रहे हैं और खासकर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी लेक्स भी आपको दिखेंगी जिनका क्रम भी पूछा जाता है। देख रहे हैं, लेक तंगानिका है, लेक विक्टोरिया है, इसके अलावा और भी लेक्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे अभी, लेक मालावी वगैरह, ये सारी आपको देखने को मिलेंगी, अभी अगले मैप में मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर रिफ्ट वैली कहाँ पर प्रेजेंट है और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है, तो वॉल्केनोज आपको मिल जाएंगे। केनिया, किलिमंजारो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। अगर बात की जाए पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी की, तो ये ट्रिपल जंक्शन से दक्षिण पश्चिम दिशा में पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली के रूप में भ्रंश मौजूद है जो पुराने इथियोपियाई हाईलैंड्स को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक बार मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये जो इथियोपियन हाईलैंड है इसको क्या करता है, ये 2 भागों में यहाँ पर विभाजित होता है।
ठीक है, ये पूर्वी अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली आपको दिखेगी। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी इथियोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ज़ाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कई देशों से होकर के गुजर रही है। इसमें कौन सा है? केन्या है, इथियोपिया है, सबसे पहले इथियोपिया है। इथियोपिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी है, ज़ाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक। भ्रंश पड़ने से पहले विशाल महाद्वीपीय बाढ़ के बेसाल सतह पर फूट गए थे और इथियोपियाई, सोमालियाई और पूर्वी अफ्रीकी पठारों का उत्थान इसी के फलस्वरूप हुआ। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी पूर्वी भ्रंश और पश्चिमी भ्रंश में विभाजित होती है। ग्रेट रिफ्ट वैली में जो पूर्वी भ्रंश है इसे ग्रेगरी भ्रंश के रूप में जाना जाता है और इसमें देखेंगे मुख्यतः इथियोपियाई भ्रंश शामिल है, जो दक्षिण में केन्याई भ्रंश घाटी के रूप में जानी जाती है। पश्चिमी भ्रंश घाटी में अल्बेरियन भ्रंश और आगे दक्षिण में मलावी झील की घाटी शामिल है। और पश्चिमी भ्रंश जिसे अल्बेरियन भ्रंश बोलते हैं, ये विश्व की कुछ सबसे गहरी झीलें यहाँ पर अवस्थित हैं। ये जो आपको भ्रंश दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारी झील मिल जाएंगी। लेक मालावी, ठीक है, लेक तंगानिका, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट और लेक तुर्काना, ये सारी याद रखिएगा। लेक मलावी, लेक तंगानिका, लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक अल्बर्ट और लेक तुर्काना, ये सारी आपको याद रखना है। यहीं पर बीच में एक और है, लेक रुकवा है। तो ये सारी जो लेक्स हैं आप देखेंगे। और ये जो आपको दिखेगा ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो भी आपको याद रखना है, इनके बीच में है, जैसे कि मोज़ाम्बिक, तंजानिया, DRC, केन्या, साउथ अफ्रीका, इथियोपियन आइलैंड से ट्रिपल जंक्शन आपने देखा था, ठीक है। और ये सोमालिया, ये सूडान वाला रीजन, ये इथियोपिया से आपको रिफ्ट वैली दिख जाएगी। देखिए, दो प्लेटों के मूवमेंट से आप देखेंगे इस तरीके के रिफ्ट या वॉल्केनोज या भूकंप वाली जो प्रक्रियाएं हैं ये देखने को मिलती हैं। तो प्लेट में जो मूवमेंट होता है वो तीन तरह से होता है, या तो प्लेट्स आपस में टकरा रही हो, आपस में आ रही हो, तो जो भारी प्लेट होगी और हल्की प्लेट है, तो भारी प्लेट क्या होगी, नीचे धंस जाएगी, हल्की ऊपर उठ जाएगी। इस तरीके से जब ये आपस में टकराएंगी, जैसे कि हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट जो मूवमेंट है, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट में क्या है, दो प्लेट आपस में दूर जा रही हैं, तो कहीं से दूर जाएंगी तो दूसरी प्लेट से टकराएंगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। या फिर होता है समानांतर, पैरेलल मूवमेंट होता है आगे पीछे के साइड, ठीक है। तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से वॉल्केनिज्म हो गया, भूकंप हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं और यही कारण है यहाँ पर ये ग्रेट रिफ्ट वैली आपको देखने को मिल रही है। अब अगर देखते हैं अफ्रीका का विभाजन, तो पूर्वी अफ्रीका में एक सक्रिय महाद्वीपीय भ्रंश क्षेत्र है। दक्षिण में जहाँ भ्रंश नहीं है, विस्तार दर कम है, ज्वालामुखी और भूकंपीयता सीमित है। अफार क्षेत्र की ओर हालांकि पूरी भ्रंश घाटी का तल ज्वालामुखी चट्टानों से ढका हुआ है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में स्थलमंडल पूरी तरह से भ्रंश की स्थिति में काफ़ी पतला हो गया। देखिए, जब भ्रंश होगा तो नीचे से दरारों से क्या होगा, उद्गम होगा और उन्हीं की वजह से ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होता है। और अफ्रीकी प्लेट वार्षिक रूप से 6 से 7 mm की दर से टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होने की प्रक्रिया में है, जिसे सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट, जो कि अफ्रीकियन प्लेट का ही पार्ट है, इनको कहा जाता है सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी में ज्वालामुखी और भूकंपीयता की बात की जाए तो ये इस भ्रंश क्षेत्र में कई सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी शामिल है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और ये जो माउंट केन्या है एक विलुप्त स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। हालांकि इनमें से अधिकांश जो पहाड़ हैं वो रिफ्ट घाटी के बाहर स्थित हैं, परंतु इनका जो निर्माण है वो पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी के द्वारा हुआ है। पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश आज पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूकंपीय रूप में सक्रिय रिफ्ट प्रणाली है। ज़्यादातर भूकंप अफार डिप्रेशन के आसपास के क्षेत्र में आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भूकंप इसके फॉल्ट के आसपास आता है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली जानने के बाद हमें जानना है सारी रिवर्स जो अभी हमने लेक्स सारी, माफ़ कीजिएगा। तो अफ्रीकी ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण झीलें देखने को मिलेंगी। अफ्रीकी ग्रेट लेक्स, जिसे कभी कभी ग्रेटर लेक्स भी कहते हैं, इसमें बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, मलावी, रवांडा, तंजानिया और युगांडा शामिल है। झीलें जो वाइट नील नदी में गिरती हैं, जैसे कि विक्टोरिया झील हो गई, अल्बर्ट झील हो गई और लेक एडवर्ड है। जो कांगो नदी में है वो तंगानिका झील और किवी झील है, किवू। और जो झीलें जो सायर नदी से होते हुए जाम्बिजी में गिरती हैं, इसे मलावी झील, एंडोरिक झीलें होगी, तुर्काना और चैड झील। तो वाइट नाइल से विक्टोरिया झील, अल्बर्ट झील और लेक एडवर्ड है।
और जो कांगो नदी में है वो तंगानिका किवू है, और शायर नदी के पास मलावी और एंडोरिक झीलें तुर्काना और चैड झील हो जाएगी। सारी लेक आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। लेक मलावी हो गई, ठीक है, लेक यहाँ पर रुकवा हो गई, लेक तंगानिका है, और हम लोगों ने पढ़ा लेक किवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, ठीक है, ये सारी लेक्स हमने देखी, और लेक तुर्काना। अल्बर्टाइन रिफ्ट में अवस्थित झीलें कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर है। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय झील की बात होगी तब ये विश्व की सबसे बड़ी हो जाएगी। झील का क्षेत्र तंजानिया, युगांडा और केन्या में विभाजित है। विक्टोरिया झील से एकमात्र बहिर्वाह व्हाइट नील नदी है, और व्हाइट नील नदी के सबसे ऊपरी हिस्से को आमतौर पर विक्टोरिया नील के नाम से जानते हैं, जब तक अब यह अल्बर्ट झील तक नहीं पहुंच जाती, इसी नाम से इसको जाना जाता है, विक्टोरिया नील से। अफ्रीका में विक्टोरिया झील अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है तंगानिका झील। तो तंगानिका झील आयतन के हिसाब से ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहली सबसे बड़ी झील कौन सी है? रूस में जो बैकाल लेक है, ये अल्बर्टीन भ्रंश में स्थित है। कौन सी? तंगानिका झील। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है, और पहली गहरी झील है रूस की बैकाल झील। झील तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया के बीच अपनी सीमा साझा करती है। तो कई बार तंगानिका की स्थिति पूछी गई है, इसमें याद रखिएगा तंजानिया, DRC, बुरुंडी और जाम्बिया है। इसके अलावा कोई भी कंट्री दी जाएगी उससे अपनी बाउंड्री नहीं बनाती। अगली है मलावी झील, इसे न्यासा झील के नाम से भी जानते हैं। तो मलावी झील पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश प्रणाली की सबसे दक्षिणी झील है। यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच स्थित है। यह तंगानिका झील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। अल्बर्टाइन भ्रंश में स्थित अन्य झीलें देखेंगे तो अल्बर्ट झील है, एडवर्ड झील है, युगांडा और DRC ऑफ मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे हम DRC बोलते हैं, इनके बीच की सीमा पर स्थित है। अल्बर्टाइन भ्रंश में झीलों की श्रृंखला में अल्बर्ट झील सबसे उत्तरी है, और झील एडवर्ड अफ्रीकी ग्रेट लेक्स में सबसे छोटी है। किवू झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका की कुछ अन्य प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि केन्याई भ्रंश में तुर्काना झील। तो झील तुर्काना उत्तरी केन्या में केन्याई भ्रंश घाटी में एक झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है और सबसे बड़ी क्षारीय झीलों में से एक है। यह एक एंडोरिक झील है। पानी के अन्य बाहरी निकायों में कोई बहिर्वाह इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाती चैड झील। ये चैड, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर के संगम पर स्थित है। यह एक उथली बंद जल संभर एंडोरिक बेसिन मीठे पानी की झील है, और लेक चैड विश्व की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय झीलों में से एक है। मध्य एशिया का अरल सागर और इजराइल की तिब्रियास झील, जिसे गलील सागर के रूप में भी जाना जाता है, ये अन्य उल्लेखनीय लुप्तप्राय झीलें हैं। चैड झील भी क्या है? एक लुप्तप्राय झीलों में से एक है। अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है एटलस पर्वत। ये किन देशों में फैला है? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला है। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो माउंट ट्यूबकल है, और इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसकी जो हाइट की बात की जाए वो 4167 मीटर है। नेक्स्ट है ड्रैकन्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में है। थवाना नतलेनियाना, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, 3482 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है इथियोपियाई हाईलैंड, इथियोपिया में है। माउंट अबुना योसेफ, ये इसकी हाईएस्ट पीक है 4550 मीटर पर। तो अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें एटलस पर्वत की स्थिति पूछी जाती है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया 3 देशों में ये फैला हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट ट्यूबकल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मरुस्थल पढ़ना है जो आपको पता है वो सहारा होगा। ये जो क्षेत्र है ये सहारा मरुस्थल का है। ठीक है, तो सहारा जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान भूमध्य सागरीय तट पर उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। मागरेब जो भी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के एटलस पर्वत से और मिस्र और सूडान में नील घाटी तक ही फैला है। दक्षिण में यह अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना की एक बल्टिस्मी है और सहेल से ये घिरा हुआ है। आहगर पर्वत जो है और तिब्बती पर्वत, ये रेगिस्तान के प्रमुख पर्वत भी हैं। तो आहगर और तिब्बती याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान में प्रमुख पर्वत पाए जाते हैं। साहेल की बात करें तो साहेल क्या है? ये घास के मैदान है और सवाना से आच्छादित है, जिसमें वुडलैंड और झाड़ियों के क्षेत्र शामिल हैं। अफ्रीका के साहेल भाग में उत्तरी सेनेगल, दक्षिण मारितानिया, मध्य माली, उत्तरी बुर्किना फासो, अल्जीरिया के दक्षिणी हिस्से नाइजर, नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से कैमरून और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य चैड, मध्य और दक्षिणी सूडान के हिस्से, दक्षिणी सूडान, इरीट्रिया, उत्तरी हिस्से आदि
शामिल हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के साहेल और भाग में आप देखेंगे उत्तरी सेनेगल आता है, दक्षिण मारितानिया, मध्य माली। तो साहेल क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र आ रहे हैं ये इससे आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। फिर है तफीलाल्ट मोरक्को, विश्व के सबसे बड़े मरु उद्यानों में से एक माना जाता है और तफीलाल्ट मोरक्को के सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े स्वनिर्मित नकली स्थान दक्षिण पूर्वी सऊदी अरब में स्थित ये अल अहसा है। और इसके बाद आप देखेंगे वो सबसे बड़े मरु उद्यानों में कौन सा आता है, तफीलाल्ट मोरक्को। तो तफीलाल्ट मोरक्को हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अफ्रीका के कुछ और रेगिस्तान है, जैसे कि कालाहारी मरुस्थल। ये जो कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा अर्धशुष्क रेतीला सवाना है। देखिए कई बार मैच करने को आया हुआ है कालाहारी मरुस्थल। तो क्षेत्र याद रखना होगा, बोत्सवाना नामीबिया वाला जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है जो बोत्सवाना नामीबिया के कुछ हिस्सों और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों को आच्छादित करता है। एकमात्र स्थायी नदी है ओकावांगो। ओकावांगो डेल्टा दलदल में बहती जो वन्य जीवों से समृद्ध है। तो कालाहारी मरुस्थल याद रखेंगे, बोत्सवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। नेक्स्ट है नामीब रेगिस्तान। नामीब अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तटों के साथ 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है सिनाई पेनिनसुला। जो सिनाई प्रायद्वीप है मिस्र में एक शुष्क प्रायद्वीप है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है, ये क्षेत्र याद रखिएगा। यह उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर के बीच स्थित है। सुएज नहर प्रायद्वीप को मिस्र की मुख्य भूमि से अलग करती है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। 1979 की मिस्र इजराइल जो शांति संधि हुई, इसके बाद जब ये लागू होता है तो 1982 में जो एरिया है ये मिस्र को वापस कर दिया गया था। सिनाई पेनिनसुला एक बार देख लीजिए मैप में। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सिनाई पेनिनसुला में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखिए रेड सी देखने को मिल रहा है और यही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट है सुएज नहर या मिस्र में समुद्र तल का जलमार्ग है। इसे 1869 में खोला गया था। सुएज नहर भूमध्य सागर को सुएज भूजल मध्य के माध्यम से लाल सागर से जोड़ती है और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास जुलाई 1956 तक नहर का स्वामित्व था। मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 के सुएज संकट के कारण और यह नहर मिस्र के सुएज नहर प्राधिकरण SCA के स्वामित्व और रखरखाव में है। नेक्स्ट है मॉरिशस। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से देश की राजधानी पोर्ट लुइस में देश के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया और मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र देश है जहाँ पर हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है और मॉरिशस के हिंदू वास्तव में 1840 के दशक में अंग्रेजों द्वारा गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाए गए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। 1968 में स्वतंत्रता मिलने तक मॉरिशस मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम का वृक्षारोपण आधारित उपनिवेश बना रहा और वर्तमान में पर्यटन मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख जो क्षेत्र है या प्रमुख भूमिका यहाँ पर निभाता है। आप मॉरिशस की स्थिति मैप में देख सकते हैं, ये दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मेडागास्कर के पास आपको क्षेत्र दिख रहा है। तो क्षेत्र देखेंगे तो मॉरिशस में मॉरिशस के मुख्य द्वीप जो हैं वो रोड्रिग्स हैं, अगलागा है, सेंट ब्रेंडन शामिल है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर है पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस पर स्थित है। मस्कलिन द्वीप की बात की जाए तो मस्कलिन द्वीप समूह में मॉरिशस और रोड्रिग्स ये द्वीप है जो मस्कलिन द्वीप समूह के साथ साथ निकटवर्ती रीयूनियन फ्रांसीसी विदेशी विभाग का एक भाग है। विवादित द्वीपों की बात की जाए तो एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में मॉरिशस में रोड्रिग्स, अगालेगा, सेंट ब्रेंडन, ट्रोमेलिन, चागोस द्वीप समूह और सेशेल्स 1906 तक शामिल थे। ट्रोमेलिन द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस और फ्रांस के बीच विवादित है। 1956 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बनाने के लिए मॉरिशस क्षेत्र से चागोस द्वीप समूह और सेशेल्स के कुछ द्वीपों को विभाजित किया था। तो चागोस की जो संप्रभुता है मॉरिशस और यूके के बीच विवादित है। नेक्स्ट है डिएगो गार्सिया, ये अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। इस क्षेत्र के द्वीपों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर दिया गया था। नेक्स्ट है 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक परामर्शी राय जारी की थी जिसमें मॉरिशस के विऔपनिवेशीकरण को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को चागोस द्वीपों को जल्द से जल्द मॉरिशस को वापस करने का आदेश दिया गया था। अब कुछ देश इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि इथियोपिया की बात की जाए तो इथियोपिया का जो बड़ा भाग है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है और इथियोपिया उत्तर में इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केन्या, पश्चिम में दक्षिण सूडान और उत्तर पश्चिम में सूडान से सीमा साझा करता है।
जो इथियोपिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला स्थलबद्ध देश है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्रीज में पूछा जाता है कौन सा देश शामिल नहीं है या फिर कौन सा है। अफ्रीकी महाद्वीप नाइजीरिया के बाद पर दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी शहर अदिस अबाबा अफ्रीकी संघ के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और इथियोपिया में ताना झील ब्लू नील नदी का स्रोत भी है। तो पहले तो याद रखिएगा कि किनसे सीमा साझा करता है इथियोपिया। उत्तर में इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, सूडान और सूडान उत्तर पश्चिम में भी है। तो इरिट्रिया की अब बात करें तो इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी अस्मारा है। यह दक्षिण में इथियोपिया, पश्चिम में सूडान और दक्षिण पूर्व में जिबूती से घिरा है। तो अब देखिए आपको इथियोपिया दिख रहा है, ये राउंडेड इथियोपिया, ठीक है। अदिस अबाबा इसकी कैपिटल है। अब ये इरिट्रिया से घिरा है, सूडान से भी है, साउथ सूडान हो गया, केनिया है, सोमालिया है, ठीक है, और ये रहा जिबूती, याद रखिएगा। इन सभी से इथियोपिया घिरा हुआ। अब इसी तरह इरिट्रिया का भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। इरिट्रिया, इथियोपिया, केनिया, सोमालिया, ये सारे क्षेत्र आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यह क्षेत्र जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी प्रक्षेपण है, ठीक है। यह लाल सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और अदन की खाड़ी, सोमाली सागर और गॉर्डोफुई चैनल में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है। टिड्डियों का झुंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रेगिस्तान में उत्पन्न होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। नेक्स्ट है स्वातिनी। स्वातिनी पूर्व में स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक छोटा सा स्थलबद्ध देश है। लेसोथो की तरह जो पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है के भीतर है और इस्वातिनी की सीमा मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका से लगती है। तो अगर इस्वातिनी की बात की जाए तो ये आप देखेंगे जिसमें अफ्रीका की सारी लेक्स हैं। पहले तो सबसे पहले उसका क्षेत्रफल, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद लंबाई, चौड़ाई और जो अक्षांशीय देशांतीय विस्तार है ये सब डिस्कस किया, कितनी जनसंख्या है और इसके बाद में कौन से बड़े शहर हैं, कौन से छोटे शहर हैं, प्रमुख द्वीप कौन से हैं, नहर कौन सी है, नदियाँ, रेगिस्तान, घास के मैदान, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इनकी PDF परचेज़ करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर। इसके लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से और उसको डाउनलोड करके आप कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।